नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी माँ मुझे बस आशीर्वाद दो सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी माँ मुझे बस आशीर्वाद दो। सफ़र की थकान से बोझिल पलकें खुलने के लिए तैयार ही नहीं थीं, पर भाभी चाय लेकर खड़ी थीं। उठना ही पड़ा। सॉरी, तुम्हें नींद से जगाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर 5:30 बज रहे थे तो मैंने सोचा। अच्छा किया भाभी, बल्कि और पहले ही जगा लेती तो ठीक रहता। बेटाइम सोती रहूंगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। अच्छा तो है, रात भर माँ के साथ रत जगा करना, खूब गप्पे लड़ाना। अच्छा बताओ, शाम को क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी बना लो भाभी, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज़ लाजवाब होती है। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, भाभी ने कहा और खाली कप प्लेट लेकर नीचे उतर गईं। कंघी करने के लिए मैंने बाल खोले और आईने में झांका तो लगा माँ के चेहरे की रेखाएं खिंच गई हैं। क्या हुआ माँ? मैंने पीछे मुड़कर पूछा। कुछ भी नहीं। फिर भी ज्यादा कुरेदना नहीं पड़ा। माँ तो जैसे खुद ही बताने के लिए आतुर थीं। बोली, आज तुम आई हो तो दिखावे के लिए खुद चाय लेकर ऊपर आई है, नहीं तो रोज विमला के हाथ भेज देती है। ठीक है माँ, अब उनकी भी उम्र पहले की सी ही थोड़े रह गई है। कुछ दिनों में उनकी भी बहू आने को है, कुछ तो फर्क पड़ता ही है। तभी तो सबसे कहती फिरती है कि बहू भी आ जाएगी तो हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो बहू ही बनकर रहना है ना। माँ के स्वर की तलखी मुझसे छिपी नहीं रही, इसलिए विषयांतर करते हुए मैंने पूछा, कुणाल कब कर रहा है शादी? कहीं कोई बातचीत चल रही है क्या? क्या पता, हमें कोई कुछ बताता थोड़ी ही है। कभी तय भी हो जाएगी तो हमें मोहल्ले वालों से ही पता चलेगा। ये दोनों तो कुछ बताने से रहे। समझ गई कि माँ का मूड उखड़ा हुआ है, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे से लगी छत पर आ गई। टूटे बालों का गुच्छा गली में फेंकते हुए पड़ोस के मकान पर नजर गई। एकदम खंडहर नजर आ रहा था। कमरे में आकर कहा, माँ, ये पड़ोस का मकान बिक गया। अरे, तो क्या गुप्ता चाची वृद्धाश्रम में है? बेचारी। बेचारी क्यों? खूब मज़े में है। अपना अलग कमरा है, सुबह शाम चाय नाश्ता कमरे में मिलता है, सबके साथ भोजन होता है, रात में भजन कीर्तन होता है, डॉक्टर नर्स सब हाजिरी में रहते हैं। फिर भी माँ, इतनी दबंग महिला वृद्धाश्रम में सोचकर दुख तो होता ही है। दबंग थी इसीलिए तो मनचाहा कर सकी, नाते रिश्तेदारों को हवा नहीं लगने दी, घर बेच दिया, पूरा पैसा फिक्स में डाल दिया, ब्याज से अपना खर्च चलाती हैं। बोलती हैं मेरे जाने के बाद जो बचेगा आश्रम को दान कर जाऊंगी। बेचारी। फिर वही बात, बेचारी वो नहीं है, बेचारी तो हम हैं। मेरे नाम ज़मीन का छोटा सा भी टुकड़ा होता तो मैं भी उनके पास जाकर रहती, पर क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ने कभी मुझे उस लायक समझा ही नहीं। जीते जी कभी एक पैसा हाथ में नहीं रखा, मरते समय सब कुछ बेटे के नाम कर गए। पिताजी ने बहुत सोच समझ कर व्यवस्था की है माँ। उन्होंने कह दिया था जो माँ को रखेगा वही घर का हकदार होगा। अब छोटे तो उतनी दूर जाकर अमेरिका में बस गए हैं, उन्हें तो लौट कर आना नहीं है, सब कुछ इन्हीं को तो देखना है। तो मेरे मरने के बाद मैं इसी को दे जाती, कोई छाती पर रखकर थोड़े ही ले जाती, पर मेरे नाम कुछ तो कर जाते, कुछ तो सहारा होता, अधिकार होता। गांठ में कभी एक पैसा नहीं रहता, छोरा जाते समय कुछ दे जाता है तो उसी को चलाती रहती हूँ। ये लोग तो कर कर के ऐसे अघा गए हैं कि कभी पूछते भी नहीं हैं कि माँ तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है। आदमी सिर्फ खाने कपड़े पर जिंदा नहीं रहता, और भी 10 ज़रूरतें होती हैं। हर बार हाथ फैलाना इतना बुरा लगता है। मंदिर वंदिर जाती रहा करो माँ, मन लगा रहेगा। मैंने यूं ही एक बेमतलब सी बात कह दी। दूसरे ही क्षण मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी गलत बात कह दी है। माँ तो एकदम तड़प गई थी। मंदिर क्या कोई खाली हाथ जा सकता है? रिक्शा तांगा तो मैं भूल ही गई हूँ, पर ठाकुर जी के सामने 4 पैसे तो चढ़ाने होते हैं कि नहीं? कथा भागवत सुनने जाती हूँ तो वहाँ भी कुछ चढ़ाने का मन होता है। लोग तो बढ़ बढ़ कर दान पुण्य करते हैं, और मैं
मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं भी अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। दान पुण्य की बात जाने दे, पर बहन बेटी कोई मिलने आती है तो उसके हाथ पर कुछ रखने का मन होता है कि नहीं? तीज त्योहार पर नौकरों को कुछ देने का मन होता है। घर की बड़ी हूँ पर एकदम ठन ठन गोपाल हूँ। माँ बहन बेटी जो भी आती है घर से कभी खाली हाथ नहीं जाती। इत्मीनान रखो तुम। जो कुछ भी देते हैं वो मेरे हाथ से ही दिलवा दें तो मेरा भी मन रह जाएगा, पर हवा नहीं लगने देते। जब से छोटू का ग्रीन कार्ड बन गया है तब से तेरी भाभी सबको सुना चुकी है। अब तो हमें ही जिंदगी भर झेलना है, हमें मुक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूं बता? जबरदस्ती तो मौत को नहीं बुला सकती, वो तो अपने समय से ही आएगी ना। रात खाना बहुत शानदार बना था, पर माँ की बातों से मन इतना उचाट हो गया था कि मैं उसका ठीक से आनंद भी ना ले सकी। बस झूठ मूठ तारीफ करनी पड़ी। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर बैठकर भैया भाभी से बतियाती रही। जब आंखें झपकने लगीं तो गुड नाइट कहकर ऊपर आ गई। तब तक माँ चादर वादर बदल चुकी थीं और बैठकर माला फेर रही थीं। मैं चुपचाप जाकर लेट गई। माला एक ओर रखकर माँ ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठते हुए बोली, चलो आज तुम्हारे बहाने ही सही, पर नीचे डाइनिंग टेबल पर खाने का मौका तो मिला, नहीं तो रोज़ कमरे में ही थाली आ जाती है। क्यों? आए दिन कोई ना कोई खाने पर आया रहता है, उनके बीच में कहाँ जाऊंगी? फिर कभी कुछ अल्लम गल्लम पकता है तब भी मेरे कारण संकोच होता है, इसलिए मेरी थाली ऊपर ही आ जाती है। मैं चुप रही, बोलती भी क्या। माँ ही अपनी सुनाती रही। मुझे नीचे उतरे 8-8 दिन हो जाते हैं। कभी भूल से रसोई में पाँव दिया तो दौड़ी चली आएगी, माँ जी कुछ चाहिए क्या, मैं बना देती हूँ। कभी बैठक के कमरे में बैठना चाहती हूँ तो कहेगी इनके पास कोई आने वाला है। बोर हो जाती हूँ रे, टीवी भी कितना देखूँगी, कोई बोलने बतियाने को तो चाहिए ना। मेरे हिस्से में तो नौकर चाकर ही आते हैं, उनसे बात करती हूँ तो दोनों नाराज़ हो जाते हैं कि छोटे लोगों को मुंह लगा रखा है। तुम्हारी कोई सखी सहेली नहीं है? इतनी सारी तो थी। है क्यों नहीं, पर उनके यहाँ जाऊंगी तो कभी उन्हें भी तो बुलाना पड़ेगा ना, चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। बहू से ये सब करवाने की हिम्मत है मेरी? कुछ देर तक मैं सोच में डूबी रही। फिर मैंने एकाएक कहा, माँ कुछ दिन मेरे साथ चलोगी? अच्छा लगेगा तुम्हें भी और हमें भी। पिताजी के बाद जब भी घर आई हूँ वातावरण में बदलाव महसूस किया है, पर इस बार तो माँ गृहस्थी से एकदम ही निष्कासित सी लगी। इसीलिए मैंने पहली बार उनसे साथ चलने का आग्रह किया। संयोग से मेरी सासू माँ भी इन दिनों देवरानी के प्रसव के लिए अमेरिका प्रवास पर थीं, इसीलिए माँ को संकोच भी नहीं हुआ। मैंने डरते डरते भैया के सामने ये प्रस्ताव रखा। मन ही मन एक लंबी भूमिका भी बना ली थी कि गुप्ताइन के चले जाने से माँ अकेलापन अनुभव कर रही हैं, मेरे साथ जाएंगी तो थोड़ा बदलाव हो जाएगा, जी बहल जाएगा। बच्चे भी नानी को बहुत मिस कर रहे हैं, नानी को पाकर खुश हो जाएंगे। पर मुझे ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे दोनों तो जैसे इस प्रस्ताव की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत हामी भर दी। बल्कि मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, थोड़ा आनाकानी करते तो अच्छा लगता। भैया स्टेशन पर छोड़ने भी आए पर मौन ही बने रहे। बस इतना भर कहा कि पहुंचकर फ़ोन कर देना। माँ से इतना तो कह सकते थे कि अपना ख्याल रखना, जल्दी लौटना, नहीं तो यहाँ बहुत सूना लगेगा। ये बात माँ को भी अखर गई होगी। पूरे रास्ते वो गुमसुम सी ही बनी रहीं। आखिर मुझे ही कहना पड़ा, माँ मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं लाई हूँ ना? क्या सचमुच तुम्हारा आने का मन नहीं था? नहीं रे, बल्कि मैं तो अपने राम लखन को देखने के लिए बेताब हूँ। उन्हें देखे कितने दिन हो गए। तू भी तो हर बार अकेले ही चली आती है। उनकी पढ़ाई हर्ज होती है माँ। अब ये थोड़े ही कह सकती थी कि सासू माँ बच्चों से कुरेद कुरेद कर सब कुछ पूछ लेती हैं, इसलिए नहीं लाती। तुम्हारे चेहरे से तो कहीं नहीं लगता माँ कि तुम अपने नवासों को देखने के लिए व्याकुल हो। ज़रा शक्ल तो देखो अपनी, 12 बज रहे हैं। बुरा लग रहा है रे, इस लड़के की अकल तो देख। जानता है बेटी के घर जा रही हूँ, क्या 150 रुपये भी हाथ में नहीं रख सकता था? बस टिकट निकाल दिया और फ़र्ज़ पूरा हो गया। अच्छा, इसलिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो,
तो राज की बात सुनो। सुबह जब तुम नहाने गई थी ना, तब भैया ऊपर आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं, पर भाभी से छुपा कर दिए हैं, इसलिए मैंने वहाँ चर्चा नहीं की। कहीं तुम कुछ कह बैठती तो वहाँ महाभारत मच जाता। माँ के चेहरे की तनी हुई रेखाएं कुछ ढीली हुईं और मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर मैंने 5,000 रुपये उनके हाथ में दिए। उन्होंने एक बार अविश्वास से मुझे देखा और फिर रुपए चुपचाप अपनी संदूक में रख दिए। माँ मेरे यहाँ कुल 2 महीने रहीं। वो समय खूब अच्छा बीता, मेरा भी और माँ का भी। बच्चे भी खूब खुश थे। हम लोगों ने खूब मज़े किए, पिकनिक पर गए, पार्क की सैर की, मॉल में घूमे, ठेले पर चाट खाई, होटल में खाना खाया, मंदिरों में दर्शन किए, हॉल में पिक्चर देखी और घर पर पुरानी फिल्मों की डीवीडी लाकर देखी। माँ के लिए साड़ियाँ खरीदी गईं, उन पर बाकायदा फॉल पीको करवाया गया, मैचिंग ब्लाउज सिलवाए गए, पुरानी साड़ियों को ड्राई क्लीन और रोलर प्रेस करवाकर प्रेजेंटेबल बनवाया गया। माँ से मैंने 2-3 तरह के अचार बनवा लिए, खस्ता, कचौड़ी, मठरी, बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा भी बनवाया, तरह तरह की भरवा सब्जियाँ और कोफ्ते बनवाए। दामाद जी एकदम खुश थे, उनसे ज़्यादा माँ खुश थीं। पिछले दिनों रसोई से जैसे उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। मेरी रसोई में वे मुक्त होकर अपना हुनर दिखा रही थीं। मैंने माँ की मामा मौसियों से फ़ोन पर बात करवाई। एक बार तो छोटे भैया को भी फ़ोन लगा दिया। माँ बहुत खुश हुई, बोली चलो तुम्हारे यहाँ आकर ये काम तो अच्छा हो गया, अपनों से बात हो गई। वहाँ फ़ोन भी आता है तो अक्सर तो मुझे बताते ही नहीं हैं, बताते भी हैं तो मेरे नीचे उतरने तक फ़ोन कट ही जाता है। मैं कभी करना चाहूँ तो 100 बात पूछती है, क्यों करना है, क्या कहना है। अभी 15 दिन पहले तो बात हुई ही थी। छोटे से तो आधी रात को बात होती है, मुझे पता ही नहीं चलता। इसी बीच माँ का जन्मदिन पड़ा। अब तक तो कभी मनाया नहीं था, पर मुझे तिथि याद थी, इसलिए धूमधाम से मनाया। माँ से हमने होटल में शानदार पार्टी ली, फिर हम सब ने मिलकर उन्हें एक मोबाइल प्रेजेंट किया। बच्चों ने उन्हें सारे फंक्शन समझा दिए। मैंने मामा के, मौसियों के, छोटे भैया के नंबर फीड कर दिए, मेरा और बड़े भैया का भी कर दिया। बड़े का नंबर क्यों दे रही है, एक ही घर में तो रहते हैं, फिर भी तो बात नहीं होती है, अब फ़ोन पर क्या बात करेगा। उनका नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ, ऊपर के कमरे में अकेली टंगी रहती हो, रात बेरात कुछ होने लगे तो उन्हें बुला तो सकती हो। माँ ने विरक्ति से मुंह बिचका दिया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया का नंबर मैंने इसी उद्देश्य से भर दिया था। फ़ोन पाकर माँ इतनी उत्साहित थी जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उन्होंने बारी बारी से सबको फ़ोन किया और बड़ी ठसक के साथ अपना नंबर बताया। छोटे भैया को भी फ़ोन करके बता दिया कि कभी भूल से माँ की याद उसे आए तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। इसकी फ़ीस कब भरनी होगी, माँ ने मासूमियत से पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, ये जिम्मा मेरा है, मैंने आश्वस्त किया। मैं तो चाह रही थी कि माँ कुछ दिन रहे, मेरी सासू माँ को आने में अभी 2 महीने बाकी थे, पर माँ बोली बेटी के घर ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, वे लोग तो मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो गए हैं, अगर यहीं बनी रही तो मेरा कमरा भी किराए से चढ़ा देंगे। जाते समय मैंने कुछ रुपए उनके पर्स में रख दिए तो बोली छोटू ने भेजे हैं क्या। छोटू क्यों भेजने लगा, मैं तुम्हारी कमाऊ बेटी नहीं हूँ क्या, मैंने दिए हैं। नहीं, मैंने सोचा तब बड़े ने दिए थे तो अब शायद छोटे ने भेजे होंगे। मैंने चौंक कर माँ की ओर देखा, उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। तुम्हें क्या लगा, तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे जो लड़का बीवी से छुपकर मेरी खांसी की दवाई नहीं ला सकता, वो एक मुश्त मुझे 5,000 देगा। मैंने शर्म से सिर झुका लिया तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तुम शर्मिंदा क्यों रही हो, शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुमने तो मुझे इतनी खुशी दी है कि उसका मोल नहीं हो सकता। वैसे भी मेरे पास आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारी ये खुशियाँ मुझ पर उधार रहीं बेटा। कैसी बात करती हो माँ, तुम्हारा आशीर्वाद ही तो चाहिए, बाकी तो ईश्वर का दिया सब मेरे पास है, मैंने कहा और माँ के आंचल में मुंह छुपा लिया। माँ मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरती रहीं, लगा जैसे मुझ पर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है।
तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी माँ मुझे बस आशीर्वाद दो। सच ही तो है दोस्तों, बड़ों का सिर्फ आशीर्वाद ही तो चाहिए। उनका सिर हमारे हाथ पे रहे, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसे लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हो, कुछ कमियां हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।